हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इन सब पॉइंटों को बारी बारी से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बेसिक से। समझ आ गया? तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक के इस प्रकार के जो संख्याएं हैं, ये सब गिनती की संख्या है और इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद पढ़ना है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए गिनती की संख्या क्या था, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब जो संख्या था, जो क्या था, गिनती की संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इन संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए, यानी कि इसको 0 से लिखा जाए, देखिए 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार इन्फिनाइट तक के, तो इस प्रकार जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा उसे पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कहेंगे। समझ आया क्या बताया, जो कि गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कहेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। तो जब पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। समझाया? तो देखिए क्या होता है कि जब पूर्ण संख्या को, तो पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर, तो कौन कौन होल नंबर था, 1 2 3 4 5 इस प्रकार कहाँ से चालू था, 0 से। तो जब पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ इन्फिनाइट तक के, ठीक है, जब धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ जब व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो देखिए धनात्मक चिन्ह इधर व्यक्त कर दिए, अब इसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 0 पर ध्यान दीजिए, 0 ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। तब 1 को लीजिए, तो 1 यहाँ प्लस है, तो देखिए यहाँ पर -1 दे दिए। उसके बाद यहाँ पर -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट तक के। तो इस प्रकार जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा उसे पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स कहेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए 0 है, तो 0 से इस तरफ की जो संख्याएं हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि धन पूर्णांक है। समझाया क्या बताया, जो कि 0 से इस डायरेक्शन में जितने भी संख्याएं हैं सब धन पूर्णांक है। इसके बाद 0 से इस डायरेक्शन के जितने भी संख्याएं हैं वो क्या है, निगेटिव है अर्थात ऋण पूर्णांक है। समझाया क्या बोले, जो तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ जब व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं अर्थात इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सम संख्या अर्थात इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिस प्राकृतिक संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो वह प्राकृतिक संख्या सम संख्या कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए, तो मान लिया कि एग्जाम्पल में हम लिए 20,
तो 20 एक सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 0 है। अभी हम क्या बताएं कि जिस प्राकृतिक संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह प्राकृतिक संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे मान लिया हम लिए 222, ये भी क्या है? एक सम संख्या है, इसलिए कि इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 2 है। अब जैसे मान लिए हम 231, यह सम संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है। जैसे मान लिया हम लिए 228, ये भी क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या इसलिए है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 8 है। समझ आ गया? तो इस प्रकार सम संख्याओं का एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जिस प्राकृतिक संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह प्राकृतिक संख्या सम संख्या कहलाएगी। अब है विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो जिस प्राकृतिक संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 तथा 9 हो वह प्राकृतिक संख्या विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर कहलाती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया हम लिए 221। 221 एक विषम संख्या है, इसलिए है कि इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है। जैसे मान लिया हम लिए 23। 23 भी एक विषम संख्या है, इसलिए है कि इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 3 है। तो अभी हम क्या बताएं कि जिस प्राकृतिक संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो वह प्राकृतिक संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब इसके बाद पढ़ना है अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। तो अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या होता है कि एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जैसे मान लिया कि अभी हम लिए 2, ठीक है? तो 2 क्या है? एक से बड़ी भी है और स्वयं को छोड़कर और कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे 2 विभाजित होगा, इसलिए 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है? अब जैसे मान लिए यहाँ पर 7 देखिए, 7 स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से यह विभाजित नहीं होगा, इसीलिए 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है अर्थात अभाज्य संख्या है। और देखिए एग्जांपल लेते हैं 11 भी एक ऐसा संख्या है जो एक से तो विभाजित है, स्वयं से विभाजित है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिससे 11 विभाजित है, इसीलिए 11 भी एक अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार प्राइम नंबर का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन उसमें ध्यान देना क्या है कि जो संख्या स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या या ऋण संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से यदि वह विभाजित होता है तो वैसे संख्या को यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए 10। तो 10 एक ऐसा संख्या है, जैसे मान लिया क्या है, यदि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 इंटू कितना होगा यहाँ पर 5। तो 10 एक ऐसा संख्या है जो 1 से तो विभाजित है, स्वयं 10 से तो विभाजित है, इसके अतिरिक्त यह 2 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक संख्या अर्थात भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लिया कि अभी हम लिए 12, अब इसका मान लिया कि हम निकाल दिए अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ में आ गया?
अब यहाँ पर 12 एक ऐसा संख्या है जो 1 से तो विभाजित है और स्वयं से भी विभाजित है, इसके अतिरिक्त 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब कि 12 एक भाज्य संख्या कहलाएगी। सुना गया? तो क्या बताएं कि जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से यदि वह विभाजित हो जाती है तो वैसे संख्या को यौगिक संख्या या भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है सह अभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो या दो से अधिक वैसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, वैसे संख्या को सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया कि अभी हम एक सह अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसे यहाँ पर लिए देखिए 3 और 5। अब 3 और 5 को हम लोग सहअभाज्य संख्या कैसे समझेंगे, जो ध्यान दीजिए। जैसे 3 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा 3 × 1, और 5 का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा 5 × 1। अब इसमें ध्यान दीजिए कि 1 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सुनाया? इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। सहअभाज्य संख्या हम लोग क्या पढ़े कि 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, वैसे संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लिया कि और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया हम 3 लिए, 5 लिए और 8 लिए। अब यहाँ पर देखिए 3 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा 3 × 1। 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा 5 × 1। उसी प्रकार जब 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा 2 × 2 × 2 × 1। अब इन तीनों में आप ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में क्या है उभयनिष्ठ है, लेकिन हाँ एक ऐसा संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। समझाया? तो हम अभी बताए क्या कि सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो। तो इसमें देखिए 1 ही न है। समझाया? तो इसलिए 3, 5, 8 को सहअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर कहेंगे। अब इसके बाद पढ़ना है परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या है एक पूर्णांक हो और q ≠ 0 हो, तो वैसे संख्याओं को परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर कहते हैं। क्या बताएं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, और p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, और क्या होना चाहिए q ≠ 0 होना चाहिए। तो वैसे संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लिए हम 1/2। 1/2 देखिए एक परिमेय संख्या है, इसलिए है कि 1 क्या है एक पूर्णांक है, 2 भी क्या है एक पूर्णांक है, इसलिए 1/2 क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लिए -7/8। -7/8 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए है कि -7 क्या है एक ऋण पूर्णांक है, 8 क्या है धन पूर्णांक है। सुना रहा है? इसलिए -7/8 भी क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लिया कि लिए हम 0/5। 0/5 भी क्या है एक परिमेय संख्या है, इसलिए कि 0 भी एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है। सुनाया? जैसे मान लिया लिए हम यहाँ पर 7/0। तो 7/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। 7/0 एक परिमेय संख्या इसलिए नहीं है कि अभी हम बताए कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन
Q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। अब यहाँ है Q के स्थान पर देखिए 0 है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। हाँ, सिर्फ यदि 0 रहेगा तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। इसलिए 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? तो 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। उसके बाद फिर क्या है, 7 भी एक पूर्णांक है, इसलिए 0/7 को परिमेय संख्या कहेंगे। समझा गया? तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या बताए कि जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, और q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिया कि हम लिए √2, ठीक है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान लिया कि यदि हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे भी, समझ में आया, तो लगेगा कि यह p/q के रूप में है, लेकिन यह p/q के रूप में नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग क्या पढ़ें कि p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें √2 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। 1 एक पूर्णांक है, लेकिन √2 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लिया कि हम लिए √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे मान लिया कि अभी हम लिए √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए है कि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान लिया कि एक और एग्जांपल लिए हम √16। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जैसे मान लिया √2 लिए, इसको अपरिमेय संख्या हम लोग कहे, √3 लिए, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहे, √5 लिए, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहे। अब √16 है, तो क्या ये भी एक अपरिमेय संख्या है? लेकिन नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है कि √16 को यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4 है। बस सुनिए, अब 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां देखिए p भी क्या है, एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है ना। तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √16 एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या। समझ में आया? अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि पाई क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, पाई का मान हम लोग को क्या पढ़ना है, 22/7। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या बताए कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझाया? क्या बताए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर किससे कहते हैं? तो हम लोग पहले परिमेय संख्या के बारे में पढ़े, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या किससे कहते हैं। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या के सदस्य में परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या भी रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो परिमेय संख्या किसको कहते थे हम लोग, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां
P और Q क्या होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, और Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो जिस संख्या को P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसमें भी वही कंडीशन होना चाहिए, क्या, कि P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आ गया। तो हम लोग अभी समझे क्या, परिमेय संख्या किसको कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे मान लिया कि लिए हम -1/2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लिया लिए हम यहाँ पर √2, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम लिए √3, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लिए हम सिर्फ 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लिया यहाँ पर लिए 5/7, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस संख्याओं में, इस एग्जाम्पल में देखिएगा कि बहुत सारा एग्जाम्पल अपरिमेय का भी है और परिमेय संख्या का भी है। इसीलिए इन समुच्चयों को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे अर्थात रियल नंबर कहेंगे। समझ आया। तो क्या बताया हम कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर। तो अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या वास्तविक न हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या, जैसे मान लिया कि अभी हम ले लिए -15, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है, रियल नंबर नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे मान लिया कि हम ले लिए √16, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। सिर्फ √16 रहता तो एक वास्तविक संख्या कहलाता, यानी कि इसका यदि वैल्यू लिखेंगे तो 4, अर्थात ये परिमेय संख्या है, तो क्या कहलाता, परिमेय संख्या कहलाता। तो हमको क्या पढ़ना है, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या का मतलब जो वास्तविक संख्या नहीं हो। तो √16 जो है कि वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक उस प्रकार मान लिया कि लिए √-25, ठीक है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, इसीलिए क्या है, अवास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार अवास्तविक संख्या का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हमको ध्यान क्या देना है कि जो संख्या वास्तविक संख्या नहीं है वैसे संख्या को अवास्तविक संख्या अर्थात काल्पनिक संख्या कहते हैं। या हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सके वैसे संख्या को अवास्तविक संख्या अर्थात काल्पनिक संख्या कहेंगे।